बाबरी विध्वंस केस पर सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद भी विपक्ष इस पर जमकर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस पिछले कई दिनों से हाय तौबा मचाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास अब बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दे की कमी हो गई है। वहीं कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। हालांकि कांग्रेस को शिवसेना ने ही जवाब दे दिया था। सांसद संजय राउत ने बाबरी पर कोर्ट के फैसले के बाद खुशी जताकर कांग्रेस को झटका दिया। अब महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बाद एनसीपी भी बाबरी पर कूद गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बाबरी पर बोल पड़े हैं। बाबरी पर फैसले के बाद पवार को भी सदमा लग गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बाबरी मस्जिद को ढाए जाने से पहले तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव ने चेतावनी दी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार उसकी रक्षा करने के अपने वादे को पूरा नहीं करेगी। दिसंबर 1992 में जब कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई थी, तब पवार प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में थे। तब उन्होंने कहा कि तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले ने सूचना दी थी कि कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार विवादित ढांचे की रक्षा करने के अपने वादे को पूरा नहीं करेगी। एनसीपी नेता ने दावा किया है कि लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की राय थी कि केंद्र को राज्य के मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। दुर्भाग्य से गोडबोले की राय पर गौर नहीं किया गया और जिसका उन्होंने अंदेशा प्रकट किया था वही हुआ। पवार ने यह भी कहा कि काशी और मथुरा में इसी तरह के विवादित स्थलों पर मंदिरों के निर्माण की मांग सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से चिंताजनक है। दरअसल इसी सप्ताह सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 लोगों को बरी कर दिया और इसके बाद से विपक्ष हल्ला मचाए हुए है। बड़ा सवाल है कि कोर्ट के फैसले के बाद इस पर राजनीति करना कहां तक सही है, जबकि विपक्ष बार बार संविधान की दुहाई देता है। लेकिन आज उसी के फैसले से कांग्रेस समेत तमाम दल को समस्या हो रही है। टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर दहाड़ा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से अर्नब मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से लेकर मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि अभी तक सुशांत के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला है और अर्नब की लड़ाई अभी भी जारी है। सुशांत केस को लेकर कई खुलासे करने वाले अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर बड़ा सवाल किया है। गोस्वामी ने दावा किया कि रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत से मिली थी। शो में उन्होंने कहा 13 जून को रिया सुशांत के घर मिलने गई थी। चश्मदीद ने उसे देखा था। सुशांत सिंह की आखिरी मीटिंग रिया चक्रवर्ती के साथ हुई। उसके 4-5 घंटे बाद सुशांत सिंह की मौत हो गई। अर्नब ने एक बार फिर कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसे सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। उन्होंने कहा क्या वो बहुत बड़ा नाम है जिसकी 13 जून को बर्थडे पार्टी थी। उस पार्टी में शामिल कुछ लोग बर्थडे पार्टी से सुशांत के घर गए थे। वो सीधे सुशांत के घर क्यों गए और उस जन्मदिन पार्टी से पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत से क्यों मिली। उन्होंने कथित रूप से 13 जून की बर्थडे पार्टी को किसी बड़े स्टार की पार्टी करार देते हुए कहा 13 जून को लॉकडाउन था। जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मोटा आदमी इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं कर सकता। फिर एक बड़ा आदमी कौन है जिसके लिए सुशांत खतरा बन गया था। उन्होंने एक बार फिर बेबी पेंगुइन का नाम लेते हुए कहा कि ये बेबी पेंगुइन कौन है, उसकी भी सच्चाई सामने आएगी। रिया आखिर किसके कहने पर और क्या छिपाने के लिए 13 जून को सुशांत के घर गई, सब सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 10 दिन के भीतर सभी बड़े बॉलीवुड स्टार्स के नाम एनसीबी के सामने लाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार फतेह करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी अपना रास्ता तलाश रही है। आरजेडी के साथ कांग्रेस तालमेल भी नहीं बैठा पा रही। बीते दिनों पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को किसान की नहीं, बिचौलिए की चिंता है। यही वजह है कि पीएम मोदी की हर अच्छे काम का राहुल गांधी विरोध करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बिचौलियों के साथ खड़ी है, इसीलिए नए कृषि कानून का विरोध कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खड़ी है, इसीलिए विरोध कर रही है। मैं बिहार के किसानों से कहना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। नीतीश कुमार ने 2006 में कृषि मंडी को खत्म कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कानून का विरोध सिर्फ राजनीतिक दल कर रहे हैं, विरोध करना राहुल गांधी की मजबूरी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी अपने स्वार्थ को लेकर एक स्वर में स्वर मिला रहे हैं। राजनीतिक दल बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव में इस बार कृषि बिल का मुद्दा गूंजने वाला है। कांग्रेस इस पर पहले से ही राजनीति कर रही है और बिहार में भी इसको मुद्दा बनाएगी, लेकिन बीजेपी इसके लिए पहले से ही तैयार है। अब देखना होगा इस बार बिहार में किसका डंका बजेगा।
फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार एम्स भले ही दावे कर रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक बार फिर एक खुलासे ने सबको चौंका दिया है और ये खुलासा सुशांत के सबसे करीबी दोस्त ने किया है। दरअसल सुशांत की हत्या मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती है। वही रिया जो बरसों तक सुशांत के पैसों पर ऐश करती रही, लेकिन सुशांत की मौत के बाद उनके रंग बदल गए थे। अब सुशांत के करीबी दोस्त सुनील शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाते हुए रिया चक्रवर्ती के शिवसेना पार्टी से कनेक्शन की जांच की मांग की है। सुनील शुक्ला के आरोपों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती महाराष्ट्र के लोनावाला में पावना लेक के पास जमीन खरीदना चाहती थी। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन को खरीदने के लिए रिया ने कथित तौर पर वन मंत्री संजय राठौड़ से मुलाकात भी की थी, लेकिन फिर लॉकडाउन के चलते ये डील हो न सकी। सुनील शुक्ला ने सीबीआई से इस बारे में जांच कर सच सामने लाने की गुजारिश भी की है। फिलहाल इस मामले में शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ का बयान नहीं आया है। हालांकि रिया और शिवसेना के रिश्तों पर और शक इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि सुशांत की हत्या के बाद रिया और शिवसेना के सुर एक ही थे। न रिया चाहती थी कि सुशांत की हत्या की जांच सीबीआई करे और न ही शिवसेना चाहती थी। शिवसेना और रिया ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी थी। शिवसेना सांसद संजय राउत समेत उद्धव सरकार के दूसरे मंत्री भी सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। ऐसे में अब सुशांत के करीबी दोस्त के बयान के बाद शिवसेना सवालों के घेरे में है। सीएम उद्धव ठाकरे को इसका जवाब देना चाहिए। बहरहाल इन आरोपों में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो आने वाले समय में रिया और शिवसेना दोनों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पिछले 4 महीने से सस्पेंस बरकरार है। सीबीआई से लेकर एनसीबी तक मामले की छानबीन कर रही है। सीबीआई ने जांच हत्या के शक के आधार पर शुरू की थी, लेकिन अब इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सभी को इंतजार एम्स की उस रिपोर्ट का था, जिससे ये साफ हो जाता कि सुशांत की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की है। फोरेंसिक डॉक्टरों की टीम ने सीबीआई को फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार एम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में सुशांत की हत्या से इनकार किया है और मौत होने का कारण आत्महत्या बताया है। एम्स के पैनल का ये खुलासा हत्या की थ्योरी को लेकर लगातार अपनी बात रखने वाले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बड़ा झटका है। वही एम्स के 5 सदस्यीय फोरेंसिक टीम के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अभी तक इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह 28 सितंबर को एम्स के फोरेंसिक डॉक्टर्स की टीम और सीबीआई के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें एम्स ने सीबीआई को विसरा जांच की रिपोर्ट सौंपी थी। विसरा जांच में किसी तरह के जहर की पुष्टि नहीं हुई है। इस पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि एम्स की टीम जांच के नतीजे पर पहुंच गई है। एम्स के फोरेंसिक टीम और सीबीआई एक दूसरे के नतीजों से सहमत है, लेकिन तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ कानूनी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। इसके बाद एम्स की फोरेंसिक टीम ने पूरी पड़ताल करने के बाद फाइनल रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि मामले में दूसरी तरफ एनसीबी ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। अब देखना होगा कि एनसीबी के खुलासे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सुशांत की मौत ड्रग्स से हुई थी? ये सब कई सवाल है जिसका जवाब एनसीबी के खुलासे पर निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीएम उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षण पर सियासत कर सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। अब उनको मराठा आरक्षण पर राजनीति करना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए मराठा आरक्षण को आगे किया था, जिसके बाद मराठा आरक्षण के मामले को लेकर एक बार फिर से आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आरक्षण की मांग करने वालों ने सरकार को चिताया कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो फिर से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आरक्षण की मांग करने वालों का आरोप है कि ठाकरे सरकार की लापरवाही के कारण ही आरक्षण को कोर्ट ने स्थगन दिया। सरकार ने मराठा समाज के लोगों की बातों को कोर्ट में मजबूती के साथ नहीं रखा, इसलिए कोर्ट ने स्थगन दिया। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठा संघर्ष समिति के सदस्य सुरेश पाटिल ने कहा कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो समाज के लोग 10 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सुरेश पाटिल ने कहा कि समाज के उत्थान को लेकर सरकार से हमने कुछ मांग की है, जिसे अगर 9 अक्टूबर तक पूरा नहीं किया गया तो एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद किया जाएगा। मराठा क्रांति मोर्चा ने सरकार और मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज को आरक्षण नहीं मिला तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में जनता आंदोलन करेगी। इसके अलावा भी कई संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हालांकि मुंबई में कोरोना महामारी के खतरों के बावजूद अगर आंदोलनकारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी, जिससे पार पाना सरकार के लिए किसी चुनौती से
कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।